नमस्ते एवरीवन। देखो बच्चों, आज अपन स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक जिसका नाम होगा प्रतिवर्ती चाप। तो देखते हैं अपन प्रतिवर्ती चाप किस प्रकार क्रियाओं को यानी प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। यानी प्रतिवर्ती चाप की जो प्रोसेस होती है तो उसको मेरुरज्जु संपन्न करता है। तो देखते हैं अपन तो किस प्रकार प्रोसेस होगी प्रतिवर्ती चाप की, या क्या होता है प्रतिवर्ती चाप। तो प्रतिवर्ती चाप को बताया था शेरिंगटन नामक वैज्ञानिक ने प्रतिवर्ती चाप के बारे में बताया। तो प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, जैसे अपन यानी कि संवेदी अंग से प्रेरक अंग तक, कहाँ से संवेदी अंग से प्रेरक अंग तक जो तंत्रिका आवेग पहुंचेंगे, जिस माध्यम द्वारा, जिस परिपथ द्वारा या जो परिपथ बनेगा उसी को बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप। यानी कि संवेदी अंग से सूचना कहाँ पहुंचेगी, प्रेरक अंग तक। किसके माध्यम से पहुंचेगी, तंत्रिका आवेग के माध्यम से। तो इससे जो चाप बनेगा, जो संरचना बनेगी, उसे ही क्या बोल देंगे अपन, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। और इस प्रतिवर्ती चाप द्वारा प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है। तो प्रतिवर्ती चाप की परिभाषा एक और क्या बनेगी, प्रतिवर्ती क्रिया के समय तंत्रिका आवेग द्वारा तय किया गया पथ ही प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। प्रतिवर्ती चाप में क्या होगा, जो प्रतिवर्ती क्रिया होगी, इस प्रतिवर्ती क्रिया में तंत्रिका आवेग जो पथ तय करेगा, प्रतिवर्ती क्रिया होगी जिसमें जो पथ तय करेगा कौन, तंत्रिका आवेग, उसे ही क्या बोल देंगे अपन, प्रतिवर्ती चाप। तय करेगा यानी प्रतिवर्ती क्रिया में तंत्रिका आवेग जो परिपथ तय करेगा उसे बोल देंगे अपन प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। तो किस प्रकार प्रतिवर्ती क्रियाएं होगी और किस प्रकार प्रतिवर्ती क्रियाओं द्वारा प्रतिवर्ती चाप बनेगा। तो देखो आप इसमें यानी जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है ना, वो प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु द्वारा संपन्न होती है। यानी कि जो बिना सोचने वाली प्रोसेस होती है, अगर सोचने वाली सूचना होगी वो तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क में पहुंचती है, अचानक होगी, बिना सोचने वाली होगी, वह क्रियाएं प्रतिवर्ती चाप द्वारा संपन्न होती हैं। जैसे कि घुटने पर हथौड़े से चोट मारेंगे तो उसको सोचने की आवश्यकता नहीं होगी, चोट मारते ही पैर को पीछे की ओर खिसकाएगा। या कोई गर्म वस्तु को स्पर्श करेंगे तो हाथ को पीछे की ओर खींच लेना, ठीक है। तो ये क्या होती है, अचानक से होने वाली क्रियाएं होगी। और जो अचानक से होने वाली क्रियाएं होगी उनका रेस्पॉन्स तुरंत मिलना चाहिए। तो उनका जो रेस्पॉन्स मिलेगा तुरंत वो मेरुरज्जु प्रदान करेगा। यानी तुरंत रेस्पॉन्स के लिए कौन जिम्मेदार होता है, मेरुरज्जु। जिसे कोई सोचने वाली क्रिया होगी, जो कोई क्वेश्चन पूछा उसका जवाब आपको देना है, तो आप उसको सोचकर उसका जवाब दोगे तो सूचना कहाँ पहुंचेगी, आपके मस्तिष्क में पहुंचेगी। मस्तिष्क में भी कहाँ पहुंचेगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास पहुंचती है। फिर वहां से सोचकर सूचना दोगे आप, यानी तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर बिना टाइम लगे क्रिया जल्दी होना, यानी कि आप जैसे गर्म वस्तु को स्पर्श करोगे तो उसमें सोचने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर सोचने की आवश्यकता होगी तो उसमें आपका इतनी देर में तो आपका हाथ जल जाएगा। तो इसलिए ये जो प्रतिवर्ती चाप की जो प्रोसेस होती है उसको मेरुरज्जु संपन्न करता है। और इस प्रतिवर्ती चाप में 5 संरचनाएं काम आती है। संवेदी अंग, उसके बाद संवेदी तंत्रिका सेकंड, संवेदी तंत्रिका
अंतरा तंत्र कोशिका। थर्ड क्या होगी अपनी? अंतरा तंत्र कोशिका। ठीक है, थर्ड होगी अंतरा तंत्र कोशिका। फोर्थ होगी प्रेरक तंत्रिका। और लास्ट वाली संरचना क्या होगी? प्रेरक तंत्रिका। तो इन सभी संरचनाओं से मिलकर ही प्रतिवर्ती चाप का निर्माण होता है। तो किस प्रकार ये पांचों संरचना समन्वित रूप से काम करेगी और प्रतिवर्ती चाप का निर्माण करेगी, तो देखते हैं अपन इस डायग्राम के माध्यम से। तो देखो आप इस डायग्राम के अंदर जैसे ही पेड़ पर हथौड़े से वार करेंगे या हथौड़े की मार करेंगे, तो मार करने की वजह से यहाँ पर जो प्रेजेंट जो संवेदी अंग होगा वो क्या होगा? एक्टिव होगा। और सूचना कहाँ भेजेगा? और सूचना संवेदी तंत्रिका द्वारा कहाँ जाएगी? मेरुरज्जु के पास। ये वाला डायग्राम किसको दर्शाएगा? मेरुरज्जु को, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड को दर्शाता है। तो सूचना जाने वाला जो पथ होगा वो कहलाता है अभिवाहिका। क्या कहलाएगा वो? अभिवाहिका। तो यहाँ से जो सूचना जाएगी वो पहले यानी मेरुरज्जु के अंदर किसमें प्रवेश करेगी? पृष्ठीय मूल में। पृष्ठीय मूल से पहले भी जाती है, यहाँ पर जो प्रेजेंट होगा पृष्ठीय गुच्छन। पृष्ठीय गुच्छन यानी कि इससे पहले क्या कौन सा संरचना आएगी? पृष्ठीय गुच्छन। तो पृष्ठीय गुच्छन आया तो यानी कि संवेदी तंत्रिका द्वारा जो सूचना होगी कहाँ जाएगी? पृष्ठीय गुच्छन। और पृष्ठीय गुच्छन से कहाँ जाएगी? पृष्ठीय मूल में। यानी कि संवेदी अंग एक्टिव हुआ, तंत्रिकाओं के माध्यम से सूचना भेजी उसने कहाँ पर? मेरुरज्जु में। तो पृष्ठीय गुच्छन, पृष्ठीय मूल और पृष्ठीय सुरंग से होती हुई कहाँ पहुंची? मेरुरज्जु के अंदर। अब उस मेरुरज्जु ने क्या किया? सूचना आई, ठीक है, उस सूचना को यानी उस संवेदना को वापिस कहाँ भेजना होगा? प्रेरक अंग में। ठीक है, कहाँ भेजना होगा उसको? प्रेरक अंग में। तो यहाँ से कि सूचना को किसमें चेंज करना है? प्रेरणा में। तो प्रेरणा में चेंज करने का काम है, सूचना को कन्वर्ट करेगा इस प्रेरणा के अंदर कौन? अंतरा तंत्र कोशिका। तो ये अंतरा तंत्र कोशिका इस सूचना को बदलेगा प्रेरणा में। क्या सूचना देगा? कि आपको कोई हथौड़े से वार कर रहा है, इसलिए आप पैर को पीछे कर दो। इस प्रकार की सूचना बनाए गए। सूचना तो है पहले तो कि आपको कोई वार कर रहा है, तो वार करने के बाद रेस्पॉन्स देगा। क्या रेस्पॉन्स देगा? कि पैर को पीछे करो। तो उसका यानी ये रेस्पॉन्स कहाँ से जनरेट होगा? अंतरा तंत्र कोशिका से जनरेट होगा। यानी दोनों के बीच कनेक्टिंग लिंक का कार्य करता है। अंतरा तंत्र कोशिका एक प्रकार का मिश्रित न्यूरॉन है जो सूचनाओं को किसमें बदलेगी? प्रेरणाओं में बदलती है। तो ये प्रेरणा कहाँ जाएगी? यहाँ से कन्वर्ट कर दिया किसने? अंतरा तंत्र कोशिका ने प्रेरणा भेज दी, यानी प्रेरक तंत्रिका भेज दी। और ये प्रेरक तंत्रिका कहाँ जाएगी? प्रेरक अंग के पास। और प्रेरक अंग से सूचना यानी प्रेरक के पास आएगी और संवेदक के पास आएगी और सूचना क्या देगी उनको? कि अपना पैर पीछे कर लो। तो इस प्रकार ये पांचों मिलकर संवेदी तंत्रिका, अंतरा तंत्र कोशिका, प्रेरक तंत्रिका और प्रेरक अंग, इन पांचों के मिलने से प्रतिवर्ती चाप का निर्माण होता है। संवेदी अंग अपने शरीर के अंदर 5 पाए जाते हैं। 5 प्रकार के संवेदी अंग होंगे, जैसा कि आपको पता है आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। ये पांचों क्या होते हैं? संवेदी अंग होते हैं। जैसे इनके संपर्क में कोई भी चीज आएगी तो उसकी सूचना कहाँ जाएगी? तुरंत मेरुरज्जु के पास। और मेरुरज्जु से जो सूचना आएगी उसके यानी तुरंत अपन को काम करना पड़ता है, क्योंकि उसमें सोचने की आवश्यकता नहीं होती। यानी तुरंत अगर रिस्पॉन्स देना हो तो उसमें किसकी भागीदारी होगी? मेरुरज्जु की। अगर सोचने का काम होगा तो उसमें किसकी भागीदारी होगी? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की भागीदारी होती है। यानी मेरुरज्जु भी
इस नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। इसके बाद अपन देखेंगे प्रतिवर्ती क्रियाएं। तो क्या होती है प्रतिवर्ती क्रियाएं, जानते हैं अपन इसके बारे में। प्रतिवर्ती क्रियाएं, प्रतिवर्ती क्रियाएं इसे मार्शल होल ने बताया। तो ध्यान रखना, प्रतिवर्ती क्रिया को किसने बताया? मार्शल होल ने बताया था, जबकि प्रतिवर्ती चाप के बारे में शेरिंगटन नामक वैज्ञानिक ने बताया। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होगी? जैसे कोई उद्दीपन दिया, उद्दीपन कहां से मिलेगा? वातावरण से मिला उद्दीपन की वजह से क्या होगी? क्रियाएं यानी अनैच्छिक क्रिया होगी, तो स्वतः, अचानक व तेजी से होती है। इसे ही क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती क्रियाएं। और इसका नियंत्रण इसके द्वारा क्या होता है? मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? मेरुरज्जु इसका नियंत्रण करता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें अपन प्रतिवर्ती क्रियाएं, जैसे कि स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में पानी आना, उसके लिए कोई सोचने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आपको गुलाब जामुन मिला, आपके मुंह में तुरंत पानी आ जाएगा। ये किसका एग्जाम्पल हुआ? प्रतिवर्ती क्रिया का। गर्म तवे को स्पर्श करते ही, यानी गर्म तवा या कोई भी नुकीला कांटा हो जिसको आप स्पर्श करोगे तो अपना हाथ वहां से तुरंत हटा लोगे, इसमें भी आपको सोचने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये भी क्या होगी? प्रतिवर्ती क्रियाएं होंगी। प्रतिवर्ती क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट देखिए सरल या अप्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं। फर्स्ट होगी सरल या अप्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं। सरल या अप्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं, ये क्रियाएं जन्मजात होगी। जन्मजात क्रियाएं होती है, यानी व्यक्ति जन्म से ही इनको सीख लेता है। या प्राकृतिक होती है। इनके लिए यानी इन क्रियाओं के लिए किसी जानकारी की आवश्यकता नहीं होती। कोई भी जानकारी आवश्यक नहीं, यानी किसी भी जानकारी की आवश्यकता नहीं होगी, बिना जानकारी के इनको सीख लेता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखें अपन इसका सरल अप्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया का, जैसे कि किसी वस्तु का आंखों की तरफ आते देखकर पलकों का तुरंत बंद हो जाना। जैसे आपकी आंखों की तरफ कोई वस्तु आएगी तेज गति से, तो आप तुरंत पलकें बंद कर लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल होगा इसका सरल या अप्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया का। सेकंड एग्जाम्पल, जैसे कि कोई व्यक्ति सो रहा हो, सोए हुए व्यक्ति के आप पैर को गुदगुदाने लगोगे तो वो पैर से आपको तेज झटका मारेगा। तो ये भी उसको सोचने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे किसी ने पैर को गुदगुदाया तो वो पैर से क्या कर देगा? उस व्यक्ति को झटका मार देगा। दूसरी जो क्रिया होगी उसको देखेंगे अपन प्राणुकूली या प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया। प्राणुकूली या प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया, ये इसके अपोजिट होगी। जन्मजात क्रिया होती है, क्या होती है? जन्मजात नहीं होती,
यानी व्यक्ति को अनुभव द्वारा सीखता है, अनुभव द्वारा सीखता है। यानी इसमें व्यक्ति को जानकारी की आवश्यकता होती है। यानी किसी व्यक्ति द्वारा क्या कहता है, प्रशिक्षण किया जाता है। यानी उसको क्या दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा, तब जाकर क्या होगा, सीखेगा। और इस प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में इवान पेट्रोविच पावलोव नामक वैज्ञानिक ने बताया। प्राणुकुलीय प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में किसने बताया, इवान पेट्रोविच पावलोव नामक वैज्ञानिक ने बताया। किस प्रकार जंतु प्रशिक्षण द्वारा सीखेगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल बता दूं, कुत्ता। अब जैसे आप कुत्ते को भोजन दोगे तो वो क्या करेगा, लार का स्त्राव करता है, यानी उसके मुख में लार बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपने क्या किया, फर्स्ट बार में किसी कुत्ते को भोजन दिया तो लार का स्त्राव करेगा। दूसरी बार क्या किया आपने, कुत्ते को भोजन दिया, लेकिन पहले आपने घंटी बजाई और घंटी बजाकर कुत्ते को भोजन दिया। एक काम आपने किया 8-10 दिन तक, एक किया प्रोसेस, पहले घंटी बजाना, बाद में भोजन देना। कुत्ता क्या करेगा, लार का स्त्राव करेगा। लेकिन आपने क्या किया, 10 दिन बाद कुत्ते को भोजन देने से पहले जैसे आप घंटी बजाओगे तो क्या करेगा, घंटी बजाते सोचेगा कि अपना भोजन आने वाला है, तो लगातार क्या कर देगा, लार का स्त्राव करना प्रारंभ कर देगा। घंटी बजाते क्यों, आपने 10 दिन तक जो काम किया, पहले घंटी बजाए भोजन दिया, तो सीख गया वो कुत्ते ने सीख लिया कि घंटी बजाने से भोजन मिलता है। तो जैसे घंटी बजेगी तो समझ गया कि भोजन आने वाला है, तो क्या करना स्टार्ट कर देगा, लार का स्त्राव। तो क्या हुआ, उसको किसी व्यक्ति ने यानी प्रशिक्षण द्वारा वो इस क्रिया को सीखा, इसलिए बोलते इसको प्राणुकुलीय प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया है। अगला एग्जाम्पल, जैसे कि कक्ष में अध्यापक के आते ही विद्यार्थियों का खड़ा हो जाना, तो ये भी व्यक्ति प्रशिक्षण द्वारा सीखता है। उसको सिखाया जाता है कि जैसे कोई टीचर क्लास में एंटर करे तो आपको खड़ा होना है, तो वो भी इस चीज को सीखता है। देखा होगा आपने कभी, जैसे कोई कुत्ता भौंक रहा हो और आपने जैसे पत्थर उठाने के लिए नीचे झुकते हो, तो समझ आता है कि ये व्यक्ति किसी न किसी चीज को उठाएगा और अपन को मारेगा, तो उससे पहले क्या होगा, भाग उठाएगा। अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम होगा पेशियां। प्राणियों में गति पेशियों की मुख्य विशेषता होती है। तो मुख्य विशेषता क्या होगी, मुख्य विशेषता क्या होगी, प्राणियों में गति, प्राणियों में गति पेशियों की मुख्य विशेषता होती है। पेशियों के अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन एक्टिन प्रोटीन व मायोसिन प्रोटीन होता है। पेशियों का निर्माण अनेक पेशी तंतुओं से होता है, अनेक पेशी तंतुओं, इनको बोलते हैं मायोफिब्रिल्स। अनेक पेशी तंतुओं से निर्माण होगा और इनके अंदर मैट्रिक्स बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होता है। पेशियों के अंदर पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन कहलाता है, यानी कि पेशियों में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन को अपन मायोग्लोबिन कहते हैं। पेशियों के द्वारा निम्न कार्य संपन्न होते हैं मानव के अंदर, जैसे पाचन की क्रिया, शोषण क्रिया, उत्सर्जन, जनन। इन सभी में पेशियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसके अलावा पेशी की जो इकाई होती है वो सार्कोमियर कहलाती है। पेशी की इकाई क्या कहलाएगी, सार्कोमियर। पेशियों का निर्माण मीजोडर्म से होता है। पेशियां ऑल और नन के सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी सिकुड़ना और प्रसरण होना, एक साथ सिकुड़ना एक साथ फैलना, ऑल और नन के सिद्धांत पर कार्य करेगी।
पेशियां 3 प्रकार की होती हैं, तो देखते अपन 3 प्रकार कौन कौन से हैं। रेखिक पेशी, अरेखिक पेशी व हृदय पेशी। तो तीनों के अंदर अपन डिफरेंस समझ लेते हैं कि तीनों पेशियों के अंदर क्या डिफरेंस होता है, कहाँ पर प्रेजेंट होती है और क्या काम करती है। तो फर्स्ट देखेंगे अपन अन्य नाम। इनके अन्य नाम में रेखिक पेशी को अपन कंकाली पेशी भी कहते हैं। अरेखिक पेशी यानी आंतरांगी पेशी या चिकनी पेशी कहते हैं, यानी जो अंदर शरीर के अंदर जो आंतरांग होंगे, जो ऑर्गन होंगे उनमें प्रेजेंट होती हैं। हृदय पेशी को कार्डियक पेशी बोलते हैं, क्योंकि ये हृदय के अंदर पाई जाती है, इसलिए कार्डियक पेशी कहते हैं। आकार यानी रेखिक जो पेशी होगी उसका आकार बेलनाकार होगा, अरेखिक पेशी का तर्करूपी या स्पिंडल के समान होगी। हृदय पेशी जालिकामयी होती है, यानी जालिका के समान अपन को दिखाई देती है। केंद्रक की बात करें अपन तो रेखिक पेशी में एक से अधिक यानी बहु केंद्र की होगी, बहुत सारे केंद्र प्रेजेंट होंगे। अरेखिक पेशी में एक केंद्र की यानी एक केंद्र प्रेजेंट होगा, और हृदय पेशी में एक या दो केंद्र की होती है, यानी एक केंद्रक या एक से अधिक केंद्रक यानी 2 केंद्रक तक पाए जा सकते हैं। और इस हृदय पेशी में जो माइटोकॉन्ड्रिया होगी और ग्लाइकोजन होगा उसकी मात्रा भी अधिक होती है, क्योंकि जो हृदय पेशी होती है वो बिना थके जीवन भर बिना रुके धड़कती हुई रहती है। जब कोई पेशी बिना रुके जीवन भर कार्य करेगी तो उसके लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी, वो अधिक एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करवाता है। माइटोकॉन्ड्रिया लगातार इसको एनर्जी देगा जिससे बिना रुके जीवन भर धड़कती हुई रहेगी, और यही पेशियों के अंदर ग्लाइकोजन भी अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है, जिससे अपना काम बिना रुके करती रहती है। इसके बाद ए और आई बैंड, ये ए बैंड और आई बैंड अपन जब पेशी की जब संरचना देखेंगे तो उसके अंदर देखेंगे अपन ए बैंड और आई बैंड। ए बैंड होता है एनाइसोट्रोपिक बैंड और आई बैंड होगा आइसोट्रोपिक बैंड। तो देखो इसमें रेखिक पेशी में उपस्थित होगा, अरेखिक पेशी में अनुपस्थित और हृदय पेशी में उपस्थित होता है। स्वभाव देखिए अपन यानी रेखिक पेशी ऐच्छिक होती है, यानी इस पर अपन कंट्रोल कर सकते हैं। ये वाली पेशी है, इसमें जो मोमेंट होता है अपना जोड़ों पर, तो उनमें जो पेशियां होंगी वो ऐच्छिक होगी। रेखिक पेशी अरेखिक पेशी क्या होगी, अनैच्छिक होगी, यानी कि जहाँ बात करें मलाशय, मूत्राशय, अग्नाशय, रक्त वाहिनी, आंत्र, इन पर अपना कंट्रोल नहीं होता। जिन पेशी पर अपना कंट्रोल नहीं होगा वो पेशियां क्या होगी, अनैच्छिक। और हृदय पेशी रेखिक व अनैच्छिक होती है, यानी कि ये भी क्या होगी, हृदय पेशी भी अनैच्छिक होगी। संकुचन रेखिक पेशी तीव्र संकुचन दर्शाती है, अरेखिक पेशी अत्यंत धीमा संकुचन दर्शाती है, और हृदय पेशी मध्यम प्रकार का संकुचन दर्शाएगी। इसके बाद इंटर कोलोरी डिस्क या अंतर्विष्ट पिंड या इंटरकेलरी डिस्क बोलते हैं इसको। तो एक पेशी में एब्सेंट, अरेखिक में एब्सेंट और हृदय पेशी में प्रेजेंट होती है। बात करें अपन एग्जाम्पल की, तो एकिक पेशी अस्थियों से जुड़ी हुई होती है, अरेखिक पेशी मलाशय, मूत्राशय, अग्नाशय, आंत्र और रक्तवाहिनियों में पाई जाती है, तो हृदय पेशी हृदय में ही प्रेजेंट होगी। तो इस प्रकार ये पेशियां अपने शरीर के अंदर पाई जाती है। इसके बाद देखते हैं अपन रेखिक पेशी की प्रकार्यात्मक संरचना, यानी किस प्रकार रेखिक पेशी बनी हुई होती है। रेखित या कंकाली पेशी की संरचना, जो रेखित या कंकाली पेशी होगी देखा अपन ने अंतर के अंदर कि ये बेलनाकार आकार की होती है, यानी कि रेखित जो पेशी होगी या कंकाली जो पेशी होगी वो पेशी तंतु से बनी हुई होती है, इसलिए इस पेशी तंतु को अपन संरचनात्मक इकाई कहते हैं। कंकाली पेशी की संरचनात्मक इकाई पेशी तंतु कहलाती है। ये तंतु किस प्रकार रेखित या कंकाली पेशी का निर्माण करता है। पेशी तंतु प्रेजेंट होगा, उस पेशी तंतु के बाहर की ओर एक आवरण पाया जाएगा, इस आवरण को अपन बोलते हैं एंडोमायोसिन। एंडोमायोसिन या अंतःपेशिका। अब
प्रकार बहुत सारी पेशी तंतु किससे घिरी हुई होगी? एंडोमाइसियम यानी कि अंतःपेशिका से ऐसे घिरी हुई होगी। और ये संरचना है कि पेशी तंतु मिलकर पेशी पुलिका का निर्माण करती है। पेशी पुलिका का निर्माण कर लिया। अब ये पेशी पुलिका है अपने बाहर की ओर एक आवरण का निर्माण करती है। इस आवरण को बोलते हैं अपन पेरीमाइसियम। इस आवरण बोलते हैं अपन पेरीमाइसियम या पेशिका। इस प्रकार बहुत सारी पेशी पुलिकाएं मिलेगी और इनके बाहर की ओर एक कवरिंग बनेगी, यानी इन सभी पेशी पुलिकाओं को एक कवर द्वारा घेर लिया जाता है, कवर किया जाता है। तो उस आवरण को बोलते हैं अपन अधिपेशिका। एपीमाइसियम। कहते हैं। और इन पेशी तंतु का निर्माण किससे होता है? किससे बनते हैं पेशी तंतु? पेशी तंतुओं से बनते हैं। पेशी तंतु बोलते हैं फाइबर और पेशी तंतु को बोलते हैं मायोफिब्रिल्स। मायोफिब्रिल्स मिलकर ही पेशी तंतु बनाएंगे और पेशी तंतु मिलेंगे तब क्या बनेगी? पेशी यानी मसल्स का निर्माण होता है। तो इस प्रकार पेशी तंतु के द्वारा रैखिक पेशी या कंकाली पेशी का निर्माण किया जाता है। इसके बाद अपन देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक पेशी तंतु की सूक्ष्म संरचना, यानी पेशी तंतु। इस पेशी तंतु के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, किस प्रकार ये मिलकर पेशी का निर्माण करता है और किस प्रकार पेशी संकुचन और शिथिलन दर्शाती है। तो यानी कि इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी संरचनाएं प्रेजेंट होती हैं जो इस प्रकार की क्रियाविधि को संपन्न करवाती हैं। तो देखेंगे अपन पहले पेशी तंतु की संरचना, कौन कौन से प्रोटीन प्रेजेंट होंगे। तो पेशी तंतु की जो लंबाई होती है वो 1 से 40 mm, व्यास होगा इसका 0.01 से 0.1 mm व्यास होता है। पेशी तंतु को अपन पेशी की संरचनात्मक इकाई कहते हैं क्योंकि पेशी तंतु मिलकर ही पेशी का निर्माण करते हैं। और इन पेशी तंतु का निर्माण पेशी तंतुकों से होता है, उनको बोलते हैं मायोफिब्रिल्स, जो सार्कोप्लाज्म में पाए जाते हैं और इनका व्यास 1 से 2 माइक्रोन होता है। और इस पेशी तंतु के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा उस माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया जाता है सार्कोसोम। सार्कोसोम। कोशिका झिल्ली को क्या नाम दिया जाएगा? सार्कोलेमा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःपर्दवी जालिका को इसके अंदर नाम दिया जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो कोशिकांग प्रेजेंट होगा उन कोशिकांगों का मसल्स जो पेशी कोशिका होगी उनके अंदर इनका नाम परिवर्तित कर दिया जाता है। पेशी कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा उसको सार्कोसोम कहते हैं।
तो देखना जो पेशी कोशिका होगी तो उन पेशी कोशिकाओं के अंदर जो प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ER होगा और कोशिका द्रव्य होगा, उन सभी का नाम परिवर्तित कर दिया जाता है, यानी कि उनको सामान्य कोशिका या सेल्स में बोलते हैं, जबकि पेशी कोशिका में उनका नाम, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो उसको सार्कोसोम कहेंगे, और जो कोशिका की जो झिल्ली होती है उसे अपन कोशिका झिल्ली बोलते हैं, लेकिन इसमें पेशी के अंदर उसको सार्कोलेमा कहेंगे, जो सबसे बाहर की ओर पाई जाएगी। ER जो होगा उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जो उसके अंदर जो कोशिका द्रव्य प्रेजेंट होगा उसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं। यानी कि तो सामान्य कोशिका की बात हुई, ये हुई पेशी कोशिका की बात, इनके अंदर इनका नाम परिवर्तित कर दिया जाता है। इस पेशी तंतु की संरचना में हल्का क्षेत्र और गहरा क्षेत्र दो रीजन पाए जाते हैं, और इस हल्के क्षेत्र को अपन आई बैंड कहते हैं, जिसमें एक्टिन प्रोटीन पाई जाती है जो पतले होंगे, और आई बैंड का मतलब होगा आइसोट्रोपिक बैंड, यानी समदेशिक बैंड। जो गहरी पट्टी या गहरा क्षेत्र होगा उसको अपन ए बैंड एंड आइसोट्रोपिक बैंड यानी विषमदेशिक बैंड कहते हैं। विषमदेशिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत मायोसिन जो कि मोटे प्रोटीन होते हैं और एक्टिन जो कि पतले प्रोटीन होते हैं, यानी दोनों ही प्रकार के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको ए बैंड यानी एन आइसोट्रोपिक बैंड, यानी कि आई बैंड वाला भाग जो होगा उसमें एक्टिन प्रोटीन ही प्रेजेंट होगा, ए वाले बैंड में एक्टिन और मायोसिन दोनों ही प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। यानी कि यहाँ तक का जो पार्ट होता है, यहाँ तक का जो पार्ट वो ए बैंड, और इसके बाद जो बचा हुआ पार्ट होगा यानी जेड लाइन, यानी जो जेड रेखा होगी, और इसके बाद जो बचा हुआ पार्ट होगा जेड रेखा तक, वो क्या होगा आई बैंड होता है। और इस आई बैंड से एक रेखा निकलती है, उसे बोलते हैं जेड रेखा। आई बैंड से क्या निकलेगी एक रेखा, उस रेखा का नाम होगा जेड रेखा। ठीक है, दो जेड रेखाओं के मध्य का भाग को अपन सार्कोमियर यानी कि पेशी इकाई कहते हैं। इसके बाद देखते हैं जो ए बैंड होगा, उस ए बैंड में एक हल्का क्षेत्र पाया जाता है, उस हल्के क्षेत्र को बोलते हैं अपन एच क्षेत्र। और इस एच क्षेत्र के अंदर देखना आप ये एच क्षेत्र, इस एच क्षेत्र के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, मायोसिन प्रोटीन ही प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ से इस एच क्षेत्र में एक रेखा गुजरती है, उस रेखा को बोलते हैं अपन एम लाइन यानी कि एम रेखा, यानी कि मिडिल रेखा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अध्ययन करने पर देखते अपन पेशी तंतुओं में दो प्रकार के मायोफिलामेंट पाए जाते हैं। तो फर्स्ट देखेंगे अपन प्राथमिक जो कि मोटे मायोफिलामेंट होंगे। फर्स्ट प्राथमिक या मोटे मायोफिलामेंट, ये मायोसिन प्रोटीन से बने होते हैं। किससे बने हुए होंगे, मायोसिन प्रोटीन। इनका जो व्यास होगा वो व्यास 100 एंगस्ट्रॉम होता है, और ये ए बैंड वाले रीजन में पाए जाते हैं। कहाँ प्रेजेंट होंगे, ए बैंड वाले रीजन में पाए जाते। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, ए बैंड में कौन से फिलामेंट मिलेंगे आपको, किस प्रकार की प्रोटीन मिलेगी, मायोसिन प्रोटीन, यानी कि मायो फिलामेंट पाए जाते हैं। दूसरा जो फिलामेंट होगा द्वितीयक या पतले मायोफिलामेंट, इनका निर्माण एक्टिन प्रोटीन से होता है, एक्टिन प्रोटीन से बनेंगे। और जो इनका व्यास होगा, यानी प्राथमिक या मोटे मायोफिलामेंट का व्यास होता है 100 एंगस्ट्रॉम, और जबकि द्वितीयक या पतले मायोफिलामेंट का व्यास होगा 50 एंगस्ट्रॉम होगा। प्राथमिक या मोटे मायोफिलामेंट कहाँ पाए जाएंगे, ए बैंड में, जबकि द्वितीयक या पतले मायोफिलामेंट कहाँ पाए जाएंगे, आई बैंड में। ए बैंड
जैसे कि आपको बता रखा है ए बैंड में एक्टिन भी मिलेगा और मायोसिन भी मिलेगा। आई बैंड में कौन सा मिलेगा? एक्टिन। तो देखेंगे अपन द्वितीय क्या पत्ते मायोफिलामेंट किस किस जगह प्रेजेंट होंगे, यानी कि दोनों ही, यानी गहरे क्षेत्र में, यानी गहरी पट्टी और हल्की पट्टी दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं द्वितीय क्या पत्ते मायोफिलामेंट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।